हेलो फ्रेंड्स, आनंद दिस साइड। इस सेशन में हम लोग जून 2025 के जो करंट अफेयर्स थे, जो स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके जो पीडीएफ है वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप ले सकते हो। और इस पे हमने 120 प्लस क्वेश्चन भी बनाए, वो भी आपको उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे जाके वो चीज़ें ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी में पहली न्यूज़ है 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि 50 साल पूरे हुए नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई थी, उसके 50 साल पूरे हुए हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर इस टाइप की कोई चीज़ आप देखते हो, 50 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ साथ प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया था, इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में ये इसलिए थी क्योंकि 50 साल पूरे हुए, 25 जून 2025 को 50 साल इसके इम्पोजिशन के पूरे हुए थे। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है 25 जून, हर साल 25 जून को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे? संविधान हत्या दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। सेलिब्रेट तो क्या ही करेंगे, ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के तौर पे ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक, और ये पहली बार कब किया गया? इसी साल 2025। एक्चुअली अनाउंस पहले कर दिया गया था, लेकिन पहली बार कब ये अभी इसको ऑब्जर्व किया गया है? 2025 में ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ये दो बातें आपकी करंट जो डेवलपमेंट हुआ उसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए इसमें स्टैटिक पे भी आपको अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए जो इमरजेंसी है, खास करके जो नेशनल इमरजेंसी, उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, इंडिया में इमरजेंसी तीन टाइप से लगाई जा सकती है, आपको पता ही होगा। नेशनल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और तीसरा आपका प्रेसिडेंट रूल है। ठीक, तो यहां पे बात चल रही है नेशनल इमरजेंसी की। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, उनको देखते हैं। उसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक देखो इंडिया में इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है। पहले ये चीज देखो, इंडिया में इमरजेंसी 3 बार लगाई गई। नेशनल इमरजेंसी की बात चल रही है यहाँ पे, 3 बार लगाई गई है। एक है 1962 में, जब चाइना से लड़ाई चल रही थी। ठीक है, 1971 में जब पाकिस्तान वॉर था, और 1975 से 77 में जब इंटरनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे ये आती है, चल यहाँ पे जो इवेंट है वो इससे रिलेटेड है। ठीक, आप ये देखो 1975 में क्या हुआ था। 1975 में एक्चुअली एग्जैक्टली ये हुआ था, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, और उन्होंने ये जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, वो एक्चुअली 2-3 कारणों की वजह से लगाई थी। उसमें 2-3 कारण है। पहला ये है कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था। ठीक है, जेपी नारायण का मूवमेंट चल रहा था, बाकी जो अपोजिशन के लीडर थे उनका मूवमेंट चल रहा था, तो उसको कर्ब करने के लिए उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी। दूसरी रीजन ये था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट काफी चल रहे थे। ठीक है, महंगाई और बेरोजगारी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, बिहार गुजरात में चल रहे थे काफी ज्यादा, तो इस वजह से भी एक रीजन ये था। और तीसरी बात ये था, इनका हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया था, राजनारायण केस के अंतर्गत इनका जो इलेक्शन जो था, इनके इलेक्शन को रद्द कर दिया था, इनवैलिडेट बोल दिया था। ये रीजन देखे कि भाई इलेक्शन में माल प्रैक्टिसेस हुए हैं। ठीक है, इन्हीं सब कारणों की वजह से इन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी। ठीक, तो ये रीजन था। अब ये देखो, एक बात ये भी आती है, ये जब ये 1975 की जब इमरजेंसी लगाई थी ना, उस समय 1971 वाली इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी, वो चल रही थी। ठीक, वो भी ऑन थी। उसके साथ साथ इन्होंने 1975 में क्या किया, इंटरनल इमरजेंसी और लगा दी। और ये दोनों एक साथ कब खत्म हुई है? ये दोनों एक साथ कब खत्म हुई है? 1977 में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों क्या होती है अभी देखते हैं इसको आगे। आइए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन देखते हैं इसके रिगार्डिंग। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक, ये बात तो पता ही होगा आपको। कौन डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। और किसकी एडवाइस पे? रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, नॉट जस्ट पीएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरी की पूरी कैबिनेट लिखित में देगी, तभी प्रेसिडेंट लगाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि पीएम ने बोल दिया, जैसे इस केस में हुआ था। यहाँ पे इंदिरा गांधी ने अकेले खुद बोल दिया था प्रेसिडेंट को लगाने के लिए। इसी चीज को फिर बाद में बदलाव किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब क्या होगा, रिटर्न एडवाइस होगी। पहली बात तो रिटर्न होगी एडवाइस। ठीक है, ओरली नहीं बोलेंगे, लिख के देंगे, और पूरी की पूरी कैबिनेट का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तब जाके फिर प्रेसिडेंट इंपोज कर सकते हैं। 3 ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। पहला वॉर, ठीक है, किसी कंट्री से इंडिया की लड़ाई हो गई, एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई आक्रमण कर दे इंडिया के ऊपर, कोई दूसरी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा रीजन होता है आर्म्ड रिबिलियन। देखो, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था वर्ड यूज। ठीक है, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज था, उसी के तहत इंदिरा गांधी ने 1977 में, ये देखो, इंटरनल जो इमरजेंसी थी ना, वो इसी के अंतर्गत लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड के अंतर्गत। बाद में क्या हुआ, क्योंकि देखो बहुत वेग टर्म है। अब आप खुद सोच के देखो कि उस समय कोई भी इवेंट ऐसा नहीं था कि जिसको ये बोलो कि यार इससे गवर्नमेंट को खतरा है या इंडिया को खतरा है। पॉलिटिकल अनरेस्ट अगर हो रहा है तो ऑब्वियस बात है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, बच्चे अगर आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट अगर आंदोलन कर रहे हैं और पीसफुली कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। वो अपनी आवाज उठा के रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। इसीलिए इस चीज को चेंज किया गया। बहुत वेग वर्ड है, बहुत ही ओवर आर्किंग वर्ड है। इसको बदल के ये कर दिया कि आर्म्ड रिबिलियन जब तक नहीं होगा तब तक इंपोजिशन नहीं लगा सकता, लेकिन आर्म्ड रिबिलियन अगर हो गया तब ये इंपोज किया जा सकता है।
आर्म्ड रिबिलियन में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझो कि अगर इंडिया में कल को आपके जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, अगर वो पूरे इंडिया में आक्रमण करना चालू कर दें, तो ऑब्वियसली बात है ना, आर्म्ड रिबिलियन वो हो रहा है। अब ये आप क्या, स्टेट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट अगर आप आर्म्ड रिबिलियन कर रहे हो, तो उसको एक ग्राउंड माना जा सकता है इमरजेंसी लगाने का। ठीक है, अगली चीज देखो, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट्री अप्रूवल दोनों, एक बार प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया इमरजेंसी, उसके बाद क्या होगा, दोनों हाउसेस मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों को 1 महीने के अंदर इसको अप्रूव करना होगा, तभी लगेगा। ठीक है, जब 1 महीने के अंदर इसको अप्रूव कर देंगे दोनों हाउसेस, तभी ये लगेगा। और एक बार ये अप्रूव हो गया तो 6 महीने तक ये कंटिन्यू रह सकता है। 6 महीने तक फिर से ये अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी से मिलती है, दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। हर 6 महीने बाद फिर से इस अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, देखो जैसे प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सस्पेंड कुछ नहीं किया जाता। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर मिल जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट में भी। ठीक है, ये बात आ जाती है एक्स्ट्रा उसमें, मतलब एक तरीके से उनके अंडर आ जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आर्टिकल बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, 358 और 359। देखो ध्यान से सुनना, 358 आर्टिकल क्या बोलता है। 350 आर्टिकल ये कहता है कि आर्टिकल 19 जो है, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को अलग से नोटिफाई करके या फिर ऑर्डर देके, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उसको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही लगी नेशनल इमरजेंसी, वैसे ही आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है। ठीक, लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब ये इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी होगी। ठीक है, इन दोनों पे अगर लगी होगी तभी ये चीज होगी। अगर इस पे होगा ना, अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबिलियन पे लग रही है, तब ये अपने आप ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है आर्टिकल 19। ठीक है, ये है पूरी कहानी आर्टिकल 358 की। ठीक, और आर्टिकल 359 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 359 ये कहता है कि अदर राइट्स, ठीक है, बाकी जैसे आर्टिकल 19 हो गया, ये इसकी बात कर रहा है 358, इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाना पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो जो आर्टिकल के नाम लिख देगा ना फंडामेंटल राइट के, मान लो लिख दिया आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 24, ठीक है, तो वो जितने नाम उसमें रहेंगे ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, वो अपने आप नहीं वो सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात है 359। लेकिन इसमें देखो एक बात ये, आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। ये कन्विक्शन को लेकर जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट, ठीक है, और दूसरा ये आर्टिकल ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कभी नहीं कैंसिल हो सकते। कुछ भी हो जाए ये कभी कैंसिल नहीं होंगे। तो ओवरऑल बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गए इमरजेंसी प्रोविजंस। थोड़ा अमेंडमेंट देखते हैं, क्योंकि देखो स्टेट पीसेस अमेंडमेंट में काफी क्वेश्चन आते हैं। 38th अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में आया था, उसमें क्या बोला गया, उसने ये कर दिया था कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट, वो इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती कि भैया आपने सही ग्राउंड पे इंपोज किया, आपने सही ग्राउंड पे इंपोज किया या नहीं, इसने इम्यून कर दिया था इस चीज को। ठीक है, तो ये बोलता है 38th अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, जो 1976 में आया था, इसने क्या बोला था कि इमरजेंसी को ऐसा नहीं कि आपको पूरे इंडिया में लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक रीजन में भी लगा सकते हो इमरजेंसी को, ये बोला था 42nd। 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये जब इमरजेंसी पीरियड खत्म हो गया था उसके बाद आया था, तो ऑब्वियसली बात है इसने बहुत सी चीजें इसमें रेक्टिफाई करी थी, ठीक करी थी, जो ताकि मतलब आगे जाके दोबारा से इस तरीके से इमरजेंसी का मिसयूज ना हो सके। इसने पहला काम तो ये कर दिया था, इसने ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ये वर्ड हटा के आर्म्ड रिबिलियन कर दिया। ठीक है, इस ग्राउंड पे अब सिर्फ लग सकती है नेशनल इमरजेंसी। और दूसरी बात ने क्या की थी, रिटर्न रिकमेंडेशन होगा यूनियन कैबिनेट का, नॉट जस्ट पीएम। ठीक है, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जो टाइम लिमिट थी पहले 2 महीने हुआ करती थी, उसने इसको कम करके 1 महीना कर दिया। और ये किससे होगा, स्पेशल मेजोरिटी से, दोनों हाउस को पास करना पड़ेगा। इतनी बातें आपको अमेंडमेंट में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये थोड़ी बड़ी न्यूज थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया। आगे की न्यूज देखते हैं। ओके, उम्मीद पोर्टल फॉर वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। देखो अभी अभी क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता ही होगा कि ये वो लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट किया जाता है। ठीक है, मुस्लिम रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए जो लैंड डोनेट किया जाते हैं उनको वक्फ जो बोर्ड है वो मैनेज करता था। अभी देखो इस पे एक पूरा एक वो भी आया, एक बिल भी आया, उसको भी आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। वो अप्रैल वाले जब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, मार्च अप्रैल में, तब उसको कवर करेंगे। अभी बस आप ये जानो कि उम्मीद पोर्टल जो है वो इसी जो वक्फ प्रॉपर्टी ना, एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट होता था। ठीक है, नॉर्मली क्या होना चाहिए था, वक्फ प्रॉपर्टी का यूज चैरिटेबल पर्पज में होना चाहिए था या रिलीजियस पर्पज में होना चाहिए था। ठीक है,
जैसे कब्रगाह वगैरह होती हैं, ठीक है। फिर कोई एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाना है, या फिर आपको एजुकेशन के लिए कुछ मुस्लिमों के लिए करना है, तो उन सब चीज़ों में यूज़ होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये प्रॉपर्टी मिसयूज़ करते हैं। ठीक, मिसयूज़ कैसे हो जाती है कि भाई पता चल रहा है कि वहाँ पे होटल खोल रखा है, रेस्टोरेंट खोल रखा है, ठीक है, उसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो इस टाइप से मिसयूज हो रही थी वक्त प्रॉपर्टी। उसी को हैंडल करने के लिए उम्मीद पोर्टल आया। उम्मीद पोर्टल के तहत क्या हो गया है कि अब जैसे ही प्रॉपर्टी इनके पास कोई आएगी, वक्त बोर्ड के पास जैसी कोई प्रॉपर्टी आएगी, तो वो क्या करेंगे, सीधे के सीधे वो ऑनलाइन सेव हो जाएगा, ऑनलाइन जाके मतलब उसकी सारी रजिस्ट्री वगैरह ऑनलाइन हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक बार जब आपने उसको ऑनलाइन कर दिया, किससे खरीदा, कहाँ खरीदा, किस पर्पज के लिए यूज होगा, सब कुछ उसका हर चीज ऑनलाइन हो गई, तो अब उसमें मिसयूज होना काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही है यूज उम्मीद पोर्टल का। ठीक है, वक्त प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए सीधे आपसे पूछ सकते हैं, पोर्टल का नाम पूछ सकते हैं, तो उसका नाम क्या है, उम्मीद पोर्टल। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हिंदी एज जनरल थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करी थी। इनके हिसाब से बच्चों में उनको कई सारी भाषाएं हैं, एटलीस्ट 3 भाषाएं हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आए थे, जिसके अंतर्गत ये था कि हर बच्चे को फाउंडेशनल स्टेज में 1 से 5 साल के बीच में 3 भाषाओं का ज्ञान मतलब उनको प्रोवाइड करो। ठीक, उन 3 भाषाओं में से 2 भाषाएं नेटिव होनी चाहिए। ये दूसरी बात ये थी, 2 भाषाएं नेटिव मतलब, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, सब नेटिव लैंग्वेज हो गई, और फ्रेंच हो गई, रशियन हो गई, नेपाली हो गई, ये सब फॉरेन लैंग्वेज हो गई। तो इनके हिसाब से ये था कि 3 में से 2 भाषाएं नेटिव होनी चाहिए, और एक आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हो उनको। ओवरऑल बात ये है। अब देखो, हुआ ये था कि महाराष्ट्र में पहले ये लोग लेके आए थे एक पॉलिसी, जिसमें इन्होंने बोला कि डायरेक्टिव लेके आए थे कि हिंदी को मैंडेटरी करने के लिए 3 भाषाओं में से, देखो मराठी तो उनके यहाँ पे पहले से मैंडेटरी है, ठीक है, मराठी पहले से मैंडेटरी। इन्होंने बोला कि दूसरी भाषा हम हिंदी को मैंडेटरी कर देते हैं। लेकिन इस पे क्या हुआ, जब इन्होंने ये बोला ऐसा करने के लिए, तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए वहां पे। ठीक है, और इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे हिंदी भाषियों के लिए जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, काफी ज्यादा वहां पे दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, वहां पॉलिटिक्स भी चालू हो गया है इस चीज को लेकर। तो ओवरऑल बात ये है, इन्होंने ये करने की कोशिश करी, तब इस चीज पे मतलब प्रोटेस्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ने फिर ये डायरेक्टिव हटा दी। अब ये नई पॉलिसी लेके आए, हिंदी एज जनरल थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी, ये नई पॉलिसी लेके आए जून में। इसके अंतर्गत क्या है, इन्होंने अब ये बोला कि हिंदी को डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज कर दिया। ठीक है, मराठी जो और इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होंगे, वहां पे इन्होंने हिंदी को डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज कर दिया। डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि ठीक है, बच्चों के पास अगर 20 से ज्यादा बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमको हिंदी नहीं कोई दूसरी भाषा पढ़नी है, तब वहां पे क्या होगा, वो दूसरी भाषा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर 20 से ज्यादा बच्चे ये बात नहीं बोल रहे हैं किसी भी क्लास में, तो ऑब्वियसली बात वहां पे फिर हिंदी पढ़ाई जाएगी। ये है डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये पॉलिसी यहाँ पे कहाँ लाई गई, महाराष्ट्र में लाई गई। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज देखते हैं। इंडिया फर्स्ट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग, से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इससे मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है क्वेश्चन बनने की। इंडिया में पहली बार मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम हुआ है। मोबाइल से मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने स्मार्टफोन, यहाँ पिक्चर में देखो, पिक्चर से एकदम क्लियर हो रहा है, ये रहा बिहार की फोटो और ये रही आपकी मोबाइल ऐप। यहाँ पे एक ऐप होगी जिसमें आप जाके सीधे वोट कर सकते हो, आपको जिसको वोट करना है। इस टाइप की मोबाइल बेस्ड वोटिंग पहली बार इंडिया में हुई है, और ये कहाँ पे हुई है, बिहार में हुई है पहली बार। ठीक है, पहली बार कहाँ पे हुई, किस स्टेट में, बिहार में हुई। और किस इलेक्शन के लिए हुई, अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन थे ना, यूएलबीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, 3 टियर है ना इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और ये लोकल बॉडीज। ठीक, तो इस वाले लेवल पे अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, वहां पे इनका यूज हुआ है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, नगर पंचायत, इनके जो इलेक्शन होते हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज में आते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन के लिए पहली बार यूज हुआ है ये सिस्टम पूरा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ ये किसके लिए यूज हुआ है, ये एम्स टू एम्पावर, देखो कौन कौन इसको यूज करेंगे, जो माइग्रेंट लेबर है, जो दूसरे शहरों में रहते हैं, बिहार से जाके काफी अच्छी जनसंख्या में पॉपुलेशन बिहार की दूसरे स्टेट में जॉब करती है, और वो लेबर क्लास ज्यादा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग वहीं अपने जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं वहां से मोबाइल के थ्रू वोट कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, जो बूथ पे नहीं आ सकते, प्रेग्नेंट वुमेन बूथ पे नहीं आ सकती, सीनियर सिटीजन बूथ पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इन लोगों को एम्पावर करने के लिए ये चीज लॉन्च करी गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी देखो बाई इलेक्शन हुए हैं 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुए थे जून में, लेकिन ये 4 स्टेट में थी। ठीक है, 4 स्टेट में, 5 में, क्योंकि गुजरात में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इलेक्शन हुए हैं, केरला में एक, पंजाब में एक, वेस्ट बंगाल में एक। अब यहाँ से एक्चुअली मेन बात जो निकल के आती है वो ये आती है, ये आपको पता होना चाहिए। ईसीआई ने एक्चुअली बहुत सारी चीजें इस बार इनोवेटिव नई नई चीजें करी थी, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी, अगर कोई बूथ पे जा रहा है वोट देने, तो अपना जो मोबाइल है उसको डिपॉजिट कर सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अपग्रेडेड
वोटर अपग्रेडेड वोटर टर्नआउट शेयरिंग। ठीक है, ये बोलता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा ना, जो बूथ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा, वो हर 2 घंटे में जो ये वोटर टर्नआउट है, इसको ईसीआई नेट ऐप जो है, अभी नीचे देखते हैं, वो हर 2 घंटे में क्या करता है, जो वोटर टर्नआउट डेटा है उसको हर 2 घंटे में वो ऐप पे अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। अगली चीज देखो, 100% वेब कास्टिंग एट पोलिंग स्टेशन, मतलब एक तरीके से जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे क्या होगा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा देंगे ताकि काफी पारदर्शिता रहे। ठीक, अगली चीज स्पेशल समरी रिवीजन, एक एसआईआर है जो अभी रिसेंट में चल रहा है, उस पर हम लोग आगे देखेंगे अगस्त वाले जुलाई वाले इशू में। अभी ये देखो एसएसआर, यहाँ पे स्पेशल समरी रिवीजन की बात करिए। इसके हिसाब से ये था कि रिवाइज्ड बिफोर बाइपोल, ये जो बाइपोल्स हुए ना अभी, इनके पहले क्या हुआ था, इन्होंने जो भी आपकी इलेक्टोरल जो लिस्ट होती है ना, इलेक्टोरल रोल जिसमें नाम रहता है कि भाई ये लोग एलिजिबल वोटर हैं, उसमें अगर कोई कमियां हैं, भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम होना चाहिए था, तो उसको रिवाइज करके उसको ठीक किया है, तो इसी को बोलते हैं स्पेशल समरी रिवीजन। ठीक, इतनी चीजें नहीं हुई थी इस बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये ईसीआई नेट जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। फुल फॉर्म पहले देख लो, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, और नेट से मतलब हो गया नेटवर्क हो गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। किसने बनाया, ईसीआई नहीं बनाया इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही डेवलप किया इसको। ये अभी लॉन्च कब हुआ, ये जो बाई इलेक्शन मैंने आपको ऊपर बताया ना, 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बाई इलेक्शन जो हुए थे वहां पे, तब इसको लॉन्च किया गया, पहली बार ये एसी नेट जो ये आपका ऐप है, ये पहली बार यूज हुआ है वहां पे। ठीक, और इसका पर्पस क्या है, ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक तरीके से एक ऐप है जहां पहले एक्चुअली ईसीआई की बहुत सारी ऐप्स थी, जैसे एक ऐप थी जो वोटर हेल्पलाइन नाम से थी, एक थी वोटर टर्नआउट के लिए थी, एक थी सी विजिल ऐप थी इनकी। ठीक है, इन सब के नाम आपने सुने होंगे। अब क्या हुआ, ये सारे ऐप इंटीग्रेट करके एक ऐप बनाई गई जिसमें ये सारे फीचर रहेंगे। ठीक है, अलग अलग ऐप में अब आपको जाके देखना नहीं पड़ेगा, एक ही ऐप से आप सब चीजें कर सकते। देखो वो सेम वही चीज यहाँ पे डिनोट करी गई है, एक ऐप के अंदर ही कंसोलिडेट कर दिया इन लोग, 40+ ईसीआई ऐप्स को एक ऐप में कंसोलिडेट कर दिया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपडेट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो यही है ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट देखो, कर्नाटका स्ट्रिक्टर टोबैको लॉ रिफॉर्म। कर्नाटका ने क्या किया है, अभी एक एक्ट लेके आए, कोटपा कर्नाटका अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसमें 2 चेंजेस हैं, थोड़ा देख लेना, आ सकता है। लीगल एज इन्होंने बढ़ा दी है, ठीक, क्योंकि काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन गया। लीगल एज जो लोग खरीद सकते हैं टोबैको, वो बढ़ा के 18 से 21 साल कर दी गई, अब 21 साल के लोग ही खरीद सकते हैं टोबैको। दूसरी बात है, फाइन बढ़ा दिया, अगर पब्लिक प्लेस में कोई स्मोक कर रहा है तो उस पर फाइन जो होगा वो बढ़ जाएगा, तो थोड़ा स्ट्रिक्टर लॉज इंपोज किए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च्ड। नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया होगा। देखो जेंडर से रिलेटेड बात है तो ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने लॉन्च किया होगा। ठीक है, एक मिनट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने लॉन्च किया होगा। ठीक, इसका पहले इसको जानने से पहले पर्पस वगैरह का थोड़ा जेंडर बजटिंग के बारे में आप जान लो। देखो जेंडर बजटिंग पहली बार गवर्नमेंट ने 2005-6 में इंट्रोड्यूस किया था, अडॉप्ट किया था। इसका मतलब क्या था, देखो जेंडर बजट जो होता है ना, कोई अलग से बजट नहीं है, ऐसा नहीं कि इंडिया का बजट अलग आ रहा है, जेंडर बजट अलग आ रहा है जिसमें औरतों के लिए काम किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन के लिए काम किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स और जो बजट के अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो स्कीम्स हो चाहे पॉलिसीज बन रही हो, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव लॉन्च हो रहा है, उसमें कोशिश ये जेंडर बजटिंग के अंतर्गत ये होती है कि इक्वली फोकस मिले वुमेन्स को भी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, या जिसको समग्र शिक्षा अभियान बोल दिया गया, तो इस टाइप की चीजें में अब क्या, इसमें आप क्या एम करते हो सर्व शिक्षा अभियान में कि सारे बच्चों के एजुकेशन लेवल इंप्रूव होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा ना कि लड़कियां डिसएडवांटेज स्टेज में हैं, तो इसलिए स्पेसिफिकली लड़कियों फोकस करने के लिए एजुकेशन पे इन्होंने क्या चालू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये जेंडर बजटिंग के अंतर्गत ही ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, क्या आपको स्पेशल फोकस वुमेन इश्यूज पे, वुमेन की क्या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, ठीक, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, उन पे थोड़ा फोकस स्पेशली हो सके, इसलिए आप एग्जिस्टिंग बजट के अंदर ही प्रोविजंस ऐसे कर रहे हो कि वहां पे उनको ज्यादा फोकस मिल सके। तो ऐसे ही ये स्कीम लॉन्च हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने आप एग्जांपल देने के लिए आपको बताया। तो ये होता है। अब देखो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब का क्या काम है, ये एक तरीके से एक हब बनाया है, ठीक है, ऑनलाइन हब बनाया है, जहां पे जाके ये क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म देखो लिखा भी है, एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका काम क्या होगा, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हब बना के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उनको ये लोग हेल्प करेंगे ताकि वो जेंडर बजटिंग पे ठीक से काम कर सकें। ठीक है, क्या नॉलेज बताएंगे, नॉलेज शेयरिंग का मतलब क्या होगा, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, भैया जेंडर बजटिंग ऐसे होती है। ठीक है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बनाएंगे ताकि वो अच्छे से स्कीम लॉन्च कर सकें वुमेन इश्यू को कैटर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लेके आए हैं लोग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वन लाइनर न्यूज है।
असम गवर्नमेंट ग्रांट्स ओबीसी स्टेटस टू ट्रांसजेंडर। असम गवर्नमेंट ने अभी ओबीसी स्टेटस इसको दिया, ट्रांसजेंडर को। ठीक, लेकिन ये असम पहला स्टेट ऐसा नहीं, और भी स्टेट ने पहले भी दे रखा है, असम ने भी दे दिया है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अभी इसने क्या किया है, सॉरी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हमारे शिक्षक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत ये क्या करेंगे, जितने भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, एक्चुअली इंडेड गवर्नमेंट स्कूल जितने भी, उनके जो स्कूल टीचर्स हैं, उनके लिए अब डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी हो गई है। ठीक है, अभी तक देखो नॉर्मली क्या होता था, कई बार टीचर्स लेट पहुंच रहे हैं, टीचर्स जा ही नहीं रहे हैं स्कूल। ठीक है, कई बार प्रॉक्सी टीचर उनकी जगह पे काम कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए इनिशिएटिव चालू किया है कि अब से भैया बायोमेट्रिक के थ्रू डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी है सबके लिए। ठीक है, सबकी ऑनलाइन अटेंडेंस अब मैंडेटरी है, ये चीज़ है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे पॉलिटी का सेक्शन खत्म होता है, अब हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स पे आते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में पहली न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी न्यूज़। देखो जो बड़ी न्यूज़ होती है उनको कवरेज भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, बाकी छोटी न्यूज़ को हम लोग जल्दी कवर करते हैं। ईरान इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था फिर से अभी जून में, आप सबको पता होगा क्यों, क्योंकि ईरान ने एक चीज़, इसराइल को ये डर था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स अपने बनाने के बहुत ही नज़दीक है। इसी वजह से इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था। चेन ऑफ इवेंट्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे कब क्या क्या हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स, सबसे पहले ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ये इसराइल ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसराइल ने सबसे पहले ये लॉन्च किया। इसमें क्या था कि ईरान के मल्टीपल न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज पे इन्होंने अटैक किया था। ठीक है, मिसाइल अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज में। उसके बाद इसी के रिटेलिएशन में, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के रिटेलिएशन में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था। सॉरी एक मिनट, इसी के एक मिनट रुकिएगा, हाँ, इसी के रिटेलिएशन में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था ईरान ने। ठीक है, और उसमें एक मिसाइल यूज हुई थी फतह 1, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका नाम याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मिसाइल है। ये फतह 1 मिसाइल यूज करी थी ईरान ने, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए इसराइल के अगेंस्ट। और ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो ऑपरेशन है ना, ये ईरान लॉन्च करती है इसराइल के अगेंस्ट, इसलिए 3 है। देखो पहले भी, क्योंकि 1 और 2 पहले भी लॉन्च किया हुआ है, लेकिन इस बार जब ये जून में जब ये सब चीजें हुई तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने। उसके बाद क्या था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने लॉन्च किया, यूएसए ने लॉन्च किया। इनके बाद पहले ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये यूएसए ने लॉन्च किया था। इसमें यूएसए ने क्या किया था, एयर स्ट्राइक करी थी 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। ठीक है, इन 3 जगह पे अटैक किया था न्यूक्लियर ये जो साइट्स है। यहाँ पे देखो हो ये रहा था, इसराइल अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये बहुत ही, इनमें से 2 साइट्स तो ऐसी हैं जो कि बहुत ही अंडरग्राउंड जाके डीपली अंडरग्राउंड है, तो वहां तक पहुंचने की कैपेबिलिटी नहीं थी, कि बम ऐसा नहीं था इसराइल के पास कि उनको पेनिट्रेट कर पाए। इसीलिए यूएसए ने क्या किया था, बंकर बस्टर बम्स जो होते हैं ना, ये GBU-57, ठीक है, मॉप बंकर बस्टर बम, जो मतलब बहुत ही हार्डन टारगेट को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, बहुत ही अगर डीपली कोई टारगेट उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो ये इन्होंने लॉन्च करके इसको डिस्ट्रॉय किया था, ऐसा ही यूएसए ने क्लेम किया। और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का भी यूज किया था। तो ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए, बंकर बस्टर बम और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। अगली बात ये थी, फिर ये सब जब हुआ, इसके बाद फाइनली यूएसए ने बोला दोनों को कि भैया आप सीज फायर कर लो, तो 24 जून 2025 को दोनों के बीच में सीज फायर हो गया था। तो ये है चेन ऑफ इवेंट। अब यहाँ पे देखो एक ये भी देख लेते हैं, इंडिया ने क्या ऑपरेशन लॉन्च किया था इसमें। देखो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत जो भी ईरान और इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन एरियाज थे, वहां से अपने सिटीजन को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था इंडिया ने। इंडिया से रिलेटेड एक बात न्यूज और ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो इंडिया का चबहार पोर्ट जो है ना, चबहार पोर्ट, वो इंडिया बना रहा है कहाँ पे, ये देखो ये रहा ईरान में चबहार, ये ग्वादर पोर्ट है बगल में पाकिस्तान में, और इसके बगल में यहाँ पे कहीं भी लाई करता है चबहार पोर्ट। ठीक है, और ये इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में। क्यों कर रहा है ये, क्योंकि ये पोर्ट जो है एक्चुअली इंडिया के साथ एक इशू, देखो आप यहाँ पे इस मैप में थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए, ये मैप एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, आई गेस सब क्लियर होगा पहले से ज्यादा। ओके, इस मैप में देखो ये है ग्वादर, ये वाला है ग्वादर, और ये है पाकिस्तान, उसके बगल में यहाँ पे पड़ता है आपका अफगानिस्तान, और ये है ईरान। इंडिया के साथ इशू ये है कि इंडिया सेंट्रल एशिया जाने के लिए कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, पाकिस्तान के थ्रू जा सकता है लेकिन पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है, पाकिस्तान से रिलेशन हमारे सही नहीं है। तो इंडिया अब क्या कर रहा है
चबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है, और आपने एक न्यूज़ में भी नाम सुने होंगे IMEC, ठीक है, IMEC कॉरिडोर बना रहा है इंडिया, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसे INSTC एक है जो भी इंडिया ने ज्वाइन किया है, ये भी चला है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, ऐसे कुछ नाम है इसका। तो अब ये सब एक्चुअली ओवरऑल इंडिया का पूरा एम ये है कि इंडिया यहाँ मुंबई या कांडला या फिर JNPT से होते 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 सेंट्रल एशिया तक किसी तरीके से पहुंचे, ठीक है, यहाँ की मार्केट तक पहुंचे, अफगानिस्तान तक पहुंचे, ईरान तक पहुंचे, और पहुंचते हुए फिर यहाँ पे यूरोप, रशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचे, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी तक देखो ये वाला रूट, देखो ये नॉर्मल रूट है, यूरोप और रशिया से अगर कोई सामान इंडिया की तरफ आना है ना, तो ऐसे ऐसे इतना घूम के आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इंडिया अब क्या चाह रहा है, इंडिया ऐसे चाह रहा है, ये वाला रूट देखो, इंडिया से होते 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 नीली वाली, अभी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो लाल वाली थी, ठीक, अब नीली वाली देखो, इंडिया चाह रहा है यहां से होते 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 चबहार पोर्ट से होते वो जहां निकल जाए ऊपर सेंट्रल एशिया, और फिर रशिया, और फिर यूरोप, ठीक। और ऐसे ही जब एक बार चबहार से होते होते अफगानिस्तान का भी एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को, ठीक है, और वहां से सेंट्रल एशिया। तो ओवरऑल एम यही है कि इंडिया को यहां से भाई अपना ट्रेड, सारा खेल यहाँ पे इकोनॉमी और ट्रेड का है, इंडिया ये सब चीज करना चाह रही है। लेकिन अब इसी में पाकिस्तान क्या करता है, अपोज करता है, इसीलिए इंडिया ये चबहार पोर्ट वगैरह डेवलप कर रही थी, जो कि अभी थोड़ा डेंजर में आया था जब ये लड़ाई चल रही थी आपस में। ये जो काली वाली पट्टी आप देख रहे हो ना, ये इधर नैरोबी होते हुए ये चाइना का मैरीटाइम सिल्क रूट है, और ये गदर से जो काशगर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, ये CPEC कॉरिडोर है, ठीक, तो वो भी आप लगे हाथों देख लो। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने चबहार पोर्ट देखा। अब हम देखते हैं आगे मिडिल ईस्ट ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि सब न्यूज में चल रहे थे। मिडिल ईस्ट का मैप आप पूरा ही अच्छे से देख के जाना, जितनी कंट्रीज हैं उनका रिलेटिव एक आइडिया रखना, कौन सी कंट्री कहाँ है, ईरान कहाँ है, ईरान के बगल में इराक है, ये एक रिलेटिव आइडिया आपको सबका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब लगातार न्यूज में चल रही है, पूरा एरिया न्यूज में चल रहा है, ठीक है। और इधर अगर आप आके देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी न्यूज में था क्योंकि ईरान ने बोला था हम इसको ब्लॉक कर देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट क्या होता है, स्टेट तो वही होता है ना, दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है उसी को स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे दो वाटर बॉडीज क्या है, ठीक है, एक तो ये हो गया पर्शियन गल्फ, यहाँ पे है ये वाला जो मेंशन नहीं है, कतर के ऊपर देखो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है जो कि अरेबियन सी में आता है, ठीक। इन्हीं के बीच में यहाँ पे है ये जो सर्कल किया हुआ है, वहीं पे है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये कनेक्शन है इसको। ईरान ने बोला था कि अगर ये हमारे ऊपर अटैक इन लोगों ने बंद नहीं किया, इजराइल और यूएस ने, तो हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ये एक बार अगर ब्लॉक हो जाता तो यहाँ से जो भी ऑयल गैस और ये आते हैं ना आपके, ये ब्लॉक हो जाता और बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता पूरे वर्ल्ड पे, ठीक। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में चल रहा था, मैंने सोचा आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आप देख के जाना, बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ इजराइल और ईरान, क्योंकि न्यूज में आ सकते हैं। ये ईरान है, ईरान के इस तरफ देखो अजरबैजान है, ये आर्मीनिया है, ये टर्की है, तुर्की है जिसको बोलते हैं आप, ये इराक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, और ये कैस्पियन सी है जो सफेद सफेद दिख रहा है, ठीक है, इनके नाम पता होने चाहिए। ये रहा इजराइल, इजराइल के भी जो कंट्रीज हैं बॉर्डरिंग, वो आपको यहाँ बहुत क्लियरली दिख जाएगा। इसके साथ देखो ये गोलन हाइट्स जो है, जिसपे सीरिया क्लेम करता है लेकिन इजराइल इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक। ये वाला पार्ट है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैलेस्टीनियन बसे हुए हैं। ये है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक यहाँ पे भी पैलेस्टीनियन के उसमें अंडर ही था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे आप देख रहे हो काफी ज्यादा पिछले दो तीन महीने में इजराइल की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई, ह्यूमन सेटलमेंट बहुत हो रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर, ठीक है। तो इसी को लेके कई कंट्रीज इस समय इजराइल को अपोज भी कर रही हैं, ठीक। तो वो सब चीजें कहाँ चल रही है, वेस्ट बैंक में चल रही है। ओके, अब देखो कुछ वर्ड्स थे जो लगातार न्यूज में चल रहे थे, क्योंकि जब ये सब चीजें हो रही थी तो ये सब शब्द जो है ना, ये सब न्यूज में थे। जैसे मजलिस, ईरानियन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, मजलिस बोलते हैं, मजलिस बोलते हैं। ईरान की जो पार्लियामेंट होती है ना, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, ये राज्यसभा, लोकसभा, ये सब वर्ड यूज होते हैं, वैसे वहां पे मजलिस यूज होता है। इजराइल की पार्लियामेंट क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं, ठीक। ईरान की जो मिलिट्री है उसकी, उसमें एक्चुअली दो मेन फोर्सेस है, एक आर्तेश जो रेगुलर आर्मी है, ये कंट्री की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, जैसे हमारे यहाँ पे है ना इंडियन आर्मी, वैसे उनके आर्तेश है। दूसरी है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, IRGC। ये क्या करती है, ये जो इस्लामिक रिजाइम जो बनी है ना वहाँ पे, आयतुल्लाह खुमानी और उनकी बाद में जो लोग आए हैं, तो उनकी रिजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली कहीं से भी अगर खतरा दिखता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए IRGC बनाई गई है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए सब चीजें। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ INSC अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं। देखो, अगर आप UNSC की बात करो तो UNSC में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 में से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं, वो जो ये परमानेंट मेंबर होते हैं, ये 5 आपको नाम इनके पता होंगे, ठीक है। ये आपके कौन से, USA, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 है परमानेंट। इनके पास
वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब ये है कोई भी चीज़ अगर यूएनएससी के पास आ रही है, अगर इनमें से किसी एक ने भी बोल दिया कि भाई हम नहीं इस चीज़ को मान रहे हैं, ठीक है, हम इसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, बस वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना कि मेजोरिटी लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वैसे नहीं चलता। किसी एक ने भी अगर बोल दिया, मना कर दिया कि नहीं इस इशू पे हमारा ना है, तो बस वो इशू पे उनका ना के साथ पूरी यूनिवर्सिटी का नाम माना जाएगा। अच्छा, 10 मेंबर जो होते हैं, ये 5 की तो मैंने आपको बता दी परमानेंट मेंबर है। जो ये 10 मेंबर है एक्चुअली ये नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये हर 2 साल बाद बदलते हैं, मतलब ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और हर 2 साल बाद बदलते हैं। इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होती है, जहां पे सारे जो भी यूएन के मेंबर्स हैं सबका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये वहां पे वोट करते हैं। और अगर इसने 2/3 मेजोरिटी से जिन जिन कंट्री के लिए वोट करेंगे वो लोग बनेंगे 2 साल के लिए। ठीक है, 10 मेंबर ही होते हैं। ये जो 10 सीटें हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, इस पर भी आप ध्यान देना। 10 सीटें ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अफ्रीका से 3 होंगे 10 में से, ठीक है, एशिया पैसिफिक से 2, लैटिन अमेरिका और यहाँ से 2, यहाँ वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। ठीक है, ये इस तरीके से सीटें डिस्ट्रीब्यूट हैं 10 हर साल, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर बनेंगे। अब आते हैं जो अभी, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर आइडिया दिया। ठीक, अब इस पे आते हैं। अभी क्या हुआ था, यूएनजीए ने अभी रिसेंटली जून में 10 में से 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया है 2026 से 27 के लिए। ठीक है, 10 बताया ना मैंने आपको, 10 में से 5 क्यों? 5 क्योंकि 5 पहले इलेक्ट हो गए थे। 5 देखो, ये पहले इलेक्ट हो गए थे 2024 में। इनके नाम ये हैं, ये 5, जिसमें भाई हमारे पाकिस्तान भी हैं, तो 5 पहले हो चुके हैं 2024 में और 5 अभी जून में इलेक्ट हुए, तो अब टोटल हो गए 10। ठीक, और इन 5 में इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप रट के जाना। अब रटने का कोई ऑप्शन नहीं है, इनको रट के जाना। खास करके लाटविया, देखो लाटविया के साथ इंपॉर्टेंट बात यह कि पहली बार यूएनएससी का मेंबर बना है। ठीक है, ईस्ट यूरोप से है ये। ठीक, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, कौन से रीजन से ये पता होना चाहिए आपको। ओके, अब आगे देखते हैं इसमें। इंडिया से अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दें कि इंडिया ने कंटेस्ट किया था इस इलेक्शन में और वो उस 10 में से उसको नहीं मिला था, ऐसा नहीं। इंडिया ने इस बार कंटेस्ट ही नहीं किया इस इलेक्शन में। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए जो इलेक्शन हुआ उसमें इंडिया ने कंटेस्ट नहीं किया था। इंडिया G4 नेशंस एक होते हैं, उनका पार्ट है। G4 नेशन अब क्या होते हैं, देखो G4 नेशन में 4 कंट्री हैं, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राजील। इनका एम क्या है, ये लोग परमानेंट सीट चाहते हैं। ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, ये चाहते हैं इनको एक्सपैंड करो और हमें भी इंक्लूड करो। ठीक है, ये 5 परमानेंट में ये अपना भी चाहते हैं हमें एक्सपैंड करो और हमें भी इंक्लूड करो। तो ये है G4 नेशन। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। बांग्लादेश रिमूव्स फादर ऑफ नेशन टाइटल फ्रॉम मुजीबुर रहमान। ठीक है, देखो मुजीबुर रहमान की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इनको फादर ऑफ नेशन भी बोला जाता है बांग्लादेश में। एक्चुअली जो 1971 में जो लिबरेशन वॉर हुई थी ना, बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर, जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, ठीक, उस लिबरेशन वॉर को लीड करने वाले मुजीबुर रहमान ही थे। ठीक है, और ये इनके फादर भी हैं, शेख हसीना वाजिद के फादर भी हैं। और एक चीज आप ये देखो, मुजीबुर रहमान जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारे गांधी जी को बुलाता है ना फादर ऑफ नेशन, वैसे मुजीबुर रहमान को यहाँ बुलाता है। गांधी जी की फोटो आप देखोगे नोट्स पे होती है, वैसे इनके यहाँ पे मुजीबुर रहमान की है, पाकिस्तान में वो उनकी है, कायदे आजम की है, ठीक है, जिन्ना की। तो अब हुआ ये सीन यहाँ पे ये है कि मुजीबुर रहमान का इन्होंने क्या बोला कि अब से हम ये फादर ऑफ नेशन का टाइटल हटा रहे हैं। ठीक है, अब से हम ये टाइटल इनके लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट वहां बनी है, वो ऑब्वियस सी बात है उनको हटा के बनी है ना, उनकी बेटी को हटा के बनी है, तो काफी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो इनके अगेंस्ट हो। पहली चीज तो ये करी, फादर ऑफ नेशन का टाइटल ले लिया। दूसरी इन्होंने क्या किया, जो करेंसी जो नोट होती है ना, जैसे हमारे करेंसी नोट पे महात्मा गांधी की फोटो है, इनके यहाँ पे मुजीबुर रहमान की, तो अब वो करेंसी पे जो नई करेंसी नोट है उनमें इनकी फोटो नहीं होगी। ये 2 काम किया है। ठीक, इतनी बात आपको बताना चाहिए। वो पूछ सकते हैं किस कंट्री ने भी रिसेंटली ऐसा किया है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ये देखो, इंडिया विंस प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस। अभी कोई बहुत बड़ी बॉडी नहीं है, लेकिन बात ये क्योंकि इंडिया ने प्रेसिडेंसी अभी इसका जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया इस बार न्यूज में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस है क्या? पहली बात तो उसका आपका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है, सॉरी, ब्रुसेल्स कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, पर्पस ऑफ बॉडी, इसका पर्पस क्या है? इट इज अ ग्लोबल नॉन गवर्नमेंटल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, पहली बात तो नॉन गवर्नमेंटल है, ऐसा नहीं कि यूएन बॉडी वगैरह है। ठीक है, ये सब आप कंफ्यूज मत करना, यूएन बॉडी वगैरह नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। और उसका काम क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूरे वर्ल्ड में रिफॉर्म लाना चाहती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई? कंट्रीज कैसे पॉलिसीज बना रही हैं, इन सब चीजों में कंट्री को हेल्प करना, ये सब काम ये देखती है।
ठीक है। अब देखो इंडिया को इस बार इलेक्शन इंडिया ने जीता है किन सालों के लिए, 2025 से 28 तक इंडिया प्रेसिडेंट रहेगा। और इंडिया की तरफ से कौन प्रेसिडेंट बनेंगे, वी श्रीनिवास, जो कि सेक्रेटरी ऑफ DARPG है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है भाई, इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें सब सेक्रेटरी होते हैं जो उसको हेड कर रहे होते हैं, जो IAS ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होते हैं। तो वैसे वी श्रीनिवास है, वो बनेंगे इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट इसके। ठीक है, इंडिया ने किसको हराया, ऑस्ट्रिया को हराया था। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इंडिया पहली बार इसका प्रेसिडेंट बन रहा है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल, थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2025-2034। देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते क्या है यार। ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्चुअली आप देखोगे तो एक तो इंडिया के अंदर तो हमारे आयुष के अंदर ही आप देख लोगे, बाकी और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब जो इंडिजिनस कम्युनिटी होती हैं वो सब यूज करती हैं। जो इंडिजिनस कम्युनिटीज होती हैं जैसे ट्राइब्स वगैरह हैं, वो नेचर से ज्यादा क्लोज हैं, तो उनके पास अभी बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो ओवर द जनरेशन चलती चली आई है, तो उन सबको ट्रेडिशनल मेडिसिन रखा जाता है। एक्चुअली एक होता है क्यूरेटिव केयर, क्यूरेटिव ठीक करने वाला। इसमें क्या है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनका असर ज्यादा होता है। प्रिवेंटिव को हम चाह रहे हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन को, कि भाई आपको डिजीज लगे ही ना, इसलिए प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंडिया में भी प्रमोट कर रहे हैं, इस वाले एंगल को केटर करने के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे। ठीक है, अब एक बात आप ये भी ध्यान देना कि इंडिया में जो आयुष सिस्टम है ना, आयुष में क्या क्या है, आयुर्वेदा है, योग है, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी है। अगर बस एक आप होम्योपैथी हटा दो तो बाकी सब ट्रेडिशनल मेडिसिन में आती है। क्योंकि देखो जो ये है ना होम्योपैथी, ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, इसका ओरिजिन इंडियन तो खैर यूनानी का भी नहीं है, लेकिन यूनानी क्या ओवर द टाइम काफी ज्यादा इंडिया में भी इसका वो हुआ है, इसमें काफी रिसर्च हुआ है। लेकिन होम्योपैथी पूरी तरीके से बाहर से, जर्मनी से। ठीक है, तो इसको एक हटा दो तो बाकी सब ट्रेडिशनल मेडिसिन में आती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनली इंडिया में यूज होती आ रही है, सदियों से होती चली आ रही है। ठीक, तो ये सब है उसमें। अब बात ये आती है कि जो WHO है ना, WHO का हर साल क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज होती है WHO की। ठीक है, जहां पे सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं जो WHO के मेंबर है। तो 78, पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ हुई थी, जिनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और WHO ने इसी में 78 वर्ल्ड असेंबली में ये इसको अडॉप्ट किया था, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। तो इतनी बात है ये। और ये क्या बात करी, ऑब्वियस बात वही है, जनरल बातें हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करेंगे, सारी बातें उसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। न्यू ऑयल रिजर्व डिस्कवर्ड बाय सऊदी अरेबिया एंड कुवैत। सऊदी अरेबिया और कुवैत ने मिल के अभी एक न्यू ऑयल रिजर्व, ऑयल का एक खादान जो इसको हिंदी में बोलते हैं, एक न्यू ऑयल रिजर्व को डिस्कवर किया है। कहाँ पे? न्यूट्रल जोन में। ये जोन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। न्यूट्रल जोन में अभी भी नया एक इनको ऑयल रिजर्व मिला है। न्यूट्रल जोन देखो ये है, ये रहा आपका कुवैत। ऊपर की तरफ देखो इसके, ये है कुवैत, मतलब ये सब कुवैत में आता है। और ये नीचे की तरफ ये सब देखो, ये है सऊदी अरेबिया। ये जो न्यूट्रल जोन है एक तरीके देखो दोनों के बॉर्डर पे है। ठीक है, थोड़ा सा लैंड में और थोड़ा सा सी में, इस पे दोनों का हक है। ठीक है, इस न्यूट्रल जोन में दोनों साथ मिलके कोई भी ऑयल रिजर्व को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर मतलब ढूंढ सकते हैं, और फिर उनमें प्रोडक्शन भी चालू कर सकते हैं। ठीक है, पैदा भी वहां से मतलब ऑयल निकालना भी चालू कर सकते हैं। तो ये है न्यूट्रल जोन, और यहाँ पे दोनों को हक है। तो दोनों ने मिल के ही यहाँ पे एक देखो याली वाफरा फील्ड है, इसी न्यूट्रल जोन में एक वाफरा फील्ड है। मैं थोड़ा ज्यादा रंग दिया इसको तो वो मिट गया एक्चुअली, आप देख लेना उसको PDF में। तो वाफरा फील्ड है, वहीं पे इनको ये डिस्कवरी हुई है। आपको ये इसीलिए पता, न्यूट्रल जोन, वाफरा फील्ड कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। PM मोदी हिस्टोरिक विजिट टू क्रोएशिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि PM मोदी पहले ऐसे PM बन गए हैं जो क्रोएशिया गए हैं। ठीक, इसलिए पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो गई न्यूज। इस विजिट का इंपॉर्टेंस ये भी है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि INSTC और IMEC कॉरिडोर वगैरह जो है, इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, होते होते मेडिटेरियन होते होते यहाँ तक पहुंचना चाह रहा है, यूरोप। ठीक है, यूरोप पहुंचना चाह रहा है, रशिया पहुंचना चाह रहा है। तो क्रोएशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि देखो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये मेडिटेरियन सी में लाई कर रहा है, और यहीं से फिर यूरोप चालू हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से गेटवे भी है ये, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर गए भी थे क्रोएशिया यहाँ पे। और जब ये इंपॉर्टेंट हो गया तो आपको इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो क्रोएशिया की लोकेशन पता होनी चाहिए, मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, मेडिटेरियन सी के अंदर एड्रियाटिक सी पड़ती है, तो यहीं पे क्रोएशिया है, ये जो हरे कलर में। और इसकी कैपिटल क्या है? ज़ग्रेब इसकी कैपिटल है। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए इसमें।
और आगे के चीज़ों में मैं आपको बता दूं, अक्सर जब ये होता है ना, देखो कई बार क्वेश्चन देखोगे आप पीसीएस में पूछते हैं ना कैपिटल को बताने, कंट्रीज के कैपिटल को बताने के लिए, तो देखो कुछ तो पीवाईक्यू से आप याद करो, वहाँ पे कौन सी कैपिटल मेंशन है, उसके साथ साथ कुछ कैपिटल ऐसी होती हैं जो, जैसे अभी यही विजिट थी जहां जहां पीएम जा रहे हैं, तो उनकी एटलीस्ट कैपिटल देख लो, थोड़ी बहुत कैपिटल वहां से भी हो जाती है, पूछ भी लेते हैं लोग। ठीक, नेक्स्ट देखो पीएम मोदी साइप्रस विजिट। साइप्रस कहाँ है? साइप्रस देखो ये है मेडिटेरेनियन सी में, ये रहा हरे कलर से साइप्रस ये है। ठीक, साइप्रस ये है, तुर्की ये है, ऊपर की तरफ है ये। ठीक, इनके बीच में फ्रिक्शन है अभी। देखो क्योंकि आपको पता होगा जब ऑपरेशन सिंदूर और ये सब जब चल रहा था उस समय पाकिस्तान के सपोर्ट में 2 कंट्री आई थी खुल के, चाइना और तुर्की। तो इसी वजह से इंडिया अब ये जो साइप्रस है, साइप्रस और तुर्की के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से ये वो मैसेज देना चाह रहे थे तुर्की को कि ठीक है, अगर आप हमारे बैकयार्ड में चीजें खराब करोगे तो हम आपके बैकयार्ड में भी चीजें खराब कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे पीएम विजिट करने गए थे साइप्रस में। और साइप्रस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, देखो ऑनर नॉर्मली क्या, तो 2 टाइप के होते हैं, मिलिट्री ऑनर होता है, जैसे हमारा मिलिट्री ऑनर ना परमवीर चक्र, वीर चक्र, फिर सिविलियन ऑनर कौन सा है, भारत रत्न है। वैसे जो साइप्रस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऑर्डर ऑफ मकरियोस 3, ये पीएम मोदी को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किस कंट्री ने दिया है? साइप्रस ने दिया है। साइप्रस सिप्रस जो भी बोल लो उसको आप। लोकेशन कहाँ है इसकी? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, मैंने आपको दिखा दिया मैप में ही, और इसकी कैपिटल क्या है? निकोसिया। इतनी बातें सिप्रस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इलेक्टेड टू इकोसॉक। ठीक है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, और इसको शॉर्ट में इकोसॉक ही बोलते हैं। यूएन इकोसॉक नहीं बोलते, इकोसॉक ही बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन की देखो 1 2 3 4 5 6 ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये मेजर जो बड़े ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ये 6 हैं। पहला है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहाँ पे ग्लोबल इश्यूज पे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, बातें होती हैं। ठीक है, हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो होता है यूएनजीए। यूएनएससी होता है, यूएनएससी भी हमने ऊपर देखा। ठीक है, 15 उसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पे यहाँ पे डिलिब्रेशन होता है, किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाना है, किसी पे आक्रमण करना है, किसी को ठीक करना है, ये सब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यूएन इकोसॉक, यहाँ पे देखो इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उन पे इनको काम करना है। ठीक है, कंट्रीज को सपोर्ट करना है इस पे, तो ये काम इकोसॉक का है। फिर सेक्रेटेरिएट जैसे होती है, जैसे गवर्नमेंट का भी इंडिया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आपने देखा होगा दिल्ली में है, वैसे इनका भी एक सेक्रेटेरिएट है। इसका क्या काम है? इसका एक तरीके से यही काम है, सपोर्ट करना है यूएनजीए और यूएनएससी के काम को, पूरे ओवरऑल यूएन के काम को डेटा प्रोवाइड करके सपोर्ट करना है, तो ये सेक्रेटेरिएट का काम है। ट्रस्ट, फिर अभी इस पे आते हैं। पहले ये देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या काम है? ठीक है, 2 कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो यहाँ पे जाके सेटलमेंट हो सकता है उसका। ठीक है, तो वो इसको आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से मत करना, वहाँ पे इंडिविजुअल जो वॉर क्राइम और इन सब चीज़ों में ना, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उन पे काम आईसीसी करती है। ये आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन की ऑर्गन है ये 2 कंट्रीज में अगर डिस्प्यूट होती है तो उसमें ये लोग सेटलमेंट कराते हैं। ठीक है, उनमें मतलब ये लोग बाइंडिंग डिसीजन भी देते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? ये देखो, ये पहले थी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उसी के जस्ट बाद ही यूएन बनाया ना, तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज को जो कॉलोनियल पावर्स ने जो ऑक्यूपाई कर रखा था, जो कॉलोनीज थी, बहुत सारी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिल रहा था, तो उसी ट्रांजिशन पीरियड में उन्हीं कॉलोनीज को ठीक से देखने के लिए कि वहाँ पे ठीक से ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं, ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था, लेकिन अब ये फंक्शनल नहीं है। ओके, तो बात आती है इंडिया इलेक्टेड टू इकोसॉक। इसमें इस वाले ऑर्गन में, इकोसॉक में इंडिया इलेक्ट हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। किस पीरियड के लिए? 2026 से 2028 के लिए। मेंबरशिप ऑफ इकोसॉक देखो वही है, रीजन बेस्ड, जैसे मैंने आपको भी ऊपर दिखाया था ना, यूएनएससी के जो दिखाया था 5 रीजन में डिवाइडेड थे, वैसे यहाँ पे 5 रीजन से डिवाइडेड है। कितने कहाँ से आ रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, लेकिन इतना पता होना चाहिए यहाँ से भी 5 रीजन से आते हैं, जैसे ऊपर आ रहे हैं वही सेम रीजन यहाँ पे भी है। इंडिया कहाँ से होगा? ऑब्वियस बात है एशिया पैसिफिक से होगा। और इंडिया के साथ साथ कौन हुए, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना। चाइना, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान, ये 3 कंट्रीज इंडिया के साथ साथ एशिया पैसिफिक रीजन से गई हैं। इकोसॉक का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, यूएसए में। ठीक है, मेंबर्स कितने ये पता होना चाहिए, 54 मेंबर है टोटल, 54 मेंबर है। ठीक है, और रोल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चाइना एस्टैब्लिशेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, IOMED, चाइना ने भी इस्टेब्लिश किया है। देखो ये बोल रहे हैं कि हमें एक तरीके से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है ना, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जहाँ पे वेस्टर्न हेजेमनी रहती है, ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए कह रहे हैं कि हम अपना एक अलग से एक मेडिएशन के लिए, ग्लोबल मेडिएशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, IOMED, जो कहाँ पे बनेगा? हांगकॉन्ग में बनेगा। जिसका क्या काम होगा? जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो रही है ना कंट्रीज के बीच में, ठीक है, उन सबको क्या बोलते हैं, उन सबको मेडिएशन के थ्रू
मीडिएशन के थ्रू हम लोग रिजॉल्व करेंगे, पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, एक होता है देखो, एक होता कोर्ट क्या करेगी, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वो एक डिसीजन देगी। ठीक है, वो बोलेगा अच्छा ठीक, आपकी बात सुनी, दूसरे की बात सुनी, बोला कि नहीं ठीक है अब ये फॉलो करो, ये हमारे हिसाब से इसका डिसीजन ये है। ठीक, मीडिएशन में क्या होता है, ये एक्चुअली आपने एडीआर पढ़ा होगा ना, जब आप GS2 पढ़ते हो मेंस में, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसमें मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है। ठीक है, ऐसी और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसमें मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएशन में यहाँ पे क्या होगा, इससे दो कंट्रीज के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रही है तो एक बीच में मीडिएटर होगा। ठीक है, एक मीडिएटर होगा जिसका काम ये होगा इनके बीच में फैसिलिटेट करें कि ये किसी कॉमन डिसीजन में पहुंचे। ये कोई बैंडिंग डिसीजन नहीं दे रहा है, ये एक तरीके से इनको हेल्प कर रहा है ताकि ये खुद ही उस चीज को पीसफुली रिजॉल्व कर पाए। ठीक, तो ये काम होता है मीडिएटर का। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे IOMED एक बना रही है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। देखो, सेकंड सेशन ऑफ IALA काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड काफी यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है सेकंड सेशन ऑफ IALA काउंसिल। ठीक है, एज वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। और ये क्या है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन। ठीक है, मरीन एड्स टू नेविगेशन क्या होगा, पहली बात तो जो ग्लोबल नेविगेशन हो रहा है, जो शिप्स इधर से उधर जा रही हैं, इन सबसे रिलेटेड ये काम करती है। ठीक है, उसमें मरीन एड टू क्या, एड्स टू नेविगेशन क्या हो सकता है, GPS टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब जो यूज हो रही है ना, ये सब होगी उसमें। तो आप एक बात ये मान के चलो कि सारी बात यहाँ पे नेविगेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यहीं पे है। इसका जो वेन्यू कहाँ पे हुई थी, ये काउंसिल कहाँ हुई है, नीस फ्रांस में हुई है। और ये दो फैक्ट आप अच्छे से याद करके जाओ। पहला फैक्ट ये बोला, इंडिया जो है थर्ड जो ILA जनरल असेंबली होगी वो मुंबई में होस्ट करेगी 2025 में, इसी साल। और 21st ILA कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है, वो भी मुंबई में होगा, लेकिन 2027 में होगा। ये दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से याद करके जाना। अगला न्यूज देखो, 50th एनिवर्सरी ऑफ इकोवास। इकोवास क्या है, ये इकोनॉमिक यूनियन ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का है। ये इकोनॉमिक यूनियन है, जैसे इकोनॉमिक यूनियन आपका यूरोपियन यूनियन है ना, वैसे ही वेस्टर्न अफ्रीका का जो इकोनॉमिक यूनियन, ये देखो, ये हरे से जो है ना मैं दिख रहा है, ये है आपके ये वाले कंट्रीज जो उसके मेंबर है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज। इनके बीच में इकोनॉमिक यूनियन को प्रमोट करने के लिए है ये। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब क्या है कि भाई फ्रीली मूव कर सके ट्रेड। ठीक है, लोग फ्रीली मूव कर सकें। ठीक है, जितने टैरिफ बैरियर्स हैं वो सब कम किए जा सकें ताकि फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड वगैरह हो सके। तो वही सब होता है इकोनॉमिक यूनियन। तो यहाँ पे इसको इसी के लिए बनाया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, पहली बात तो ये जान लो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अबूजा नाइजीरिया में। और 12 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज इसके मेंबर हैं। जून 2025 में अगर आप देखोगे तो 12 ही बचे हैं। पहले एक्चुअली 15 मेंबर थे, लेकिन जनवरी 2025 में 3 मेंबर है ना, बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने विड्रॉ कर लिया था इससे। ठीक है, तो अब सिर्फ 12 कंट्रीज बची हैं। इसलिए ये दो वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी 50th एनिवर्सरी भी, और बाकी जनवरी में भी इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा था, क्योंकि 3 कंट्रियों ने यहाँ से अपने वो निकाल लिया था अपने आप को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जेंगुजुर या जो भी बोलना है बोलो, इसको जेंगुजुर कॉरिडोर। ठीक, अब ये देखो, ये न्यूज में इसलिए है, ये देखो अजरबैजान है, आपको पता है नगार्नो काराबाख रीजन में इनके बीच में आपस में फ्रिक्शन चल रहा था, जो कि अब खैर रिसेंटली एक पीस पैक्ट इनके बीच में साइन हो गया है यूएसए के मदद से। अब यहाँ देखो, अजरबैजान ये वाला है और अर्मेनिया ये वाला है। ये है आपका जेंगुजुर कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पे जेंगुजुर कॉरिडोर एक्चुअली ये है कि अजरबैजान ये कह रहा है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना इधर, अजरबैजान जो इस कलर में ना, थोड़ा सा जो ब्लू कलर में अर्मेनिया है, बाकी जो दूसरे कलर में वो अजरबैजान है। तो अजरबैजान की टेरिटरी देखो, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे थोड़ी सी है। ठीक, अब अजरबैजान की साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई ये इनकी टेरिटरी एकदम अलग हो रही है, बीच में अर्मेनिया आ जा रहा है, जेंगुजुर कॉरिडोर यहीं पे है बीच में। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम इस जेंगुजुर कॉरिडोर को हम बनाना चाह रहे हैं ताकि हम यहाँ से अपने इस वाले पार्ट तक जा सकें। ठीक, इस वाले पार्ट तक जा सकें और फिर तुर्की तक वहां से चले जाएंगे। तो ये इसीलिए ये बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस पे अर्मेनिया को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो उनकी जो टेरिटरी है उसमें से होते हुए जा रहा है, इसलिए अर्मेनिया को इससे ऑब्जेक्शन है। ओके, इसलिए ये न्यूज में भी चल रहा था। एक और चीज देखो न्यूज में चल रही थी, कर्च ब्रिज डैमेज बाय यूक्रेन। कर्च ब्रिज जो है ना, यहाँ पे देखो कर्च स्टेट है, कर्च स्टेट ये है। कर्च स्टेट मैंने आपको बताया 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये देखो, सी ऑफ अजोव ऊपर है, ब्लैक सी नीचे, इन्हीं के बीच में ये कर्च स्टेट है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इस तरफ देखो रशिया, इस तरफ क्रीमिया है। क्रीमिया को 2016 या 17 में, 16 में आई गेस, 16 या 14 में एक बार कंफर्म करना, वैसे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रीमिया को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था। अब बात यह आती है कि कर्च स्टेट के ऊपर ही कर्च ब्रिज बनाया है रशिया ने, ताकि वो क्रीमिया तक जा सके। ठीक, यहां से रशिया से होते हुए, मेनलैंड रशिया से होते हुए क्रीमिया तक जा सके, इसी के ऊपर है, कर्च स्टेट के ऊपर। इसी को भी रिसेंटली यूक्रेन ने डैमेज कर दिया है, इसलिए न्यूज में चल रहा था।
ओके, वन लाइनर न्यूज देखते हैं जो छोटी छोटी न्यूज होती हैं। जर्मनी बिकम्स वर्ल्ड टॉप क्रिएटर। जर्मनी ने अभी जापान को 34 साल बाद, 34 साल तक एक्चुअली जापान ही पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रेडिट पे पैसे बांटने वाला कंट्री था, लेकिन अब उसकी जगह पे जर्मनी ने उसको ओवरटेक कर लिया है। निकारागुआ एक्सेप्ट WTO फिशरीज सब्सिडी एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एक बार बस देख लो उसको। इंडिया किर्गिस्तान बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इन फोर्स। ठीक है, 2019 में साइन किया था, अब इफेक्ट में कब आई है? 5 जून 2025 से। तो कुछ बिट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती हैं, ये दो कंट्रीज आपस में साइन करती हैं ताकि एक दूसरे कंट्री से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना एक दूसरे कंट्री में, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो पहले क्या था इंडिया में, इसमें एक्चुअली बिट में ट्रीटी में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, जैसे अगर आपस में डिस्प्यूट होगा तो कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले नेशनल लेवल पे सॉल्व करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, कैसे करना है। तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं। पहले क्या था इंडिया के लिए फेवरेबल उतने नहीं थे बिट, तो इंडिया ने दोबारा से रिवाइज करके और फिर से रीनेगोशिएट कर रहा है कंट्रीज के साथ। तो इंडिया किर्गिस्तान के बीच में बिट अभी फोर्स में कब आया? 5 जून 2025 से। ओके, तो यहां तक हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के सारे न्यूज खत्म हो गए। अब आगे देखते हैं इकोनॉमी वाले न्यूज। इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। इंडियाज एफडीआई इन्फ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। देखो गवर्नमेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन इनफैक्ट लास्ट ईयर आया भी है, इस बार अलग टाइप से भी आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाओ। एफडीआई पहले ये जान लो, एफडीआई एफपीआई ये सब होते क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया इनके बारे में होना चाहिए। एक होता है एफपीआई जिसको एफआईआई भी बोलते थे पहले। एफडीआई में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनी जो फॉरेन कंपनी होगी वो क्या चाहेगी, या तो भाई वो इंडिया में सीधे सीधे अपना बिजनेस खोल देगी नया। ठीक है, या फिर क्या करेगी, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होंगे वहां पे उनकी ओनरशिप लेने की कोशिश करेगी, ओनरशिप। ठीक है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन के। तो उससे ओवरऑल क्या होगा, एक तरीके से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जा रहा है कंट्री में। ठीक है, एक कंट्री में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जा रहा है। एफपीआई और एफआईआई एक ही चीज है। उसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रही है शॉर्ट टर्म के लिए। वो क्या कर रही है, शेयर्स खरीद रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, बार बार खरीद रही है, बेच रही है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग ज्यादा वो करते हैं, एम करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, अब ये देखो गवर्नमेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उस पर डेटा है। टोटल एफडीआई इन्फ्लो इंडिया में, टोटल एफडीआई कितना आया बाहर से? 81.04 बिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट डेटा है। ग्रोथ कितना हुआ, अगर आप पिछले उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करोगे तो 14% का ग्रोथ है। टॉप रेसिपिएंट कौन सा? सर्विस सेक्टर होता है, जाहिर सी बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत बहुत खराब है, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर ही होगा। ठीक है, तो टॉप रेसिपिएंट सर्विस सेक्टर है। हाईएस्ट रेसिपिएंट स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा किस स्टेट में एफडीआई हुआ आया है? महाराष्ट्र है, कर्नाटका नहीं है, कंफ्यूज मत करना कि आईटी सेक्टर देके कर्नाटका कर दो, महाराष्ट्र है। सोर्स कंट्री कौन सी है, किस कंट्री सबसे ज्यादा इंडिया में एफडीआई है? सिंगापुर। ठीक है, ये इसमें अक्सर चेंज होता रहता है, लेकिन सिंगापुर है। ठीक, सोर्स कंट्री कहाँ से सबसे ज्यादा एफडीआई आया? सिंगापुर से आया। अब क्यों आया, कैसे आया, वो अब आप खुद समझ जाओ। ठीक ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डिजिपिन, इंडियाज न्यू डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस पे ऑलमोस्ट डन है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिजिपिन नई चीज लॉन्च हुई है। देखो गूगल मैप्स पे आपने देखा होगा ना कि अगर अपनी प्रॉपर्टी अपना घर या फिर अपना कोई बिजनेस को डालते हो तो आपको ऐसे दिखा देता है ना उसमें कि हाँ ये आपकी लोकेशन है एग्जैक्टली। गवर्नमेंट क्या कर रही है, और एक चीज आपको ये भी पता होगा कि गवर्नमेंट पे आने से पहले एक बात कर लेते हैं। जैसे पिन कोड होता है ना, पिन कोड आपकी डिस्ट्रिक्ट का एक पिन कोड होता है। उससे क्या होता है कि वो पिन कोड के थ्रू ही पता कर सकते हैं कि भाई आपका जो एड्रेस है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर एक प्रॉपर्टी को 4 मीटर बाय 4 मीटर ग्रिड, 4 मीटर बाय 4 मीटर की ग्रिड को इस लेवल तक जाके हर एक प्रॉपर्टी को वो क्या करेगी, एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड देगी। ठीक है, जैसे पिन कोड होता है ना, वैसे ही हर एक प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल एक कोड होगा, 10 कैरेक्टर का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 10 कैरेक्टर का होगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। अल्फा न्यूमेरिक कोड मतलब क्या है, देखो आप जैसे आपका आधार कार्ड है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिक कोड है। आधार कार्ड में अगर आप देखोगे एक आपका आधार नंबर होता है, उसमें बस 1 2 3 4 ऐसे लिखा रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड में जैसे लिखा रहेगा DWL 678। ठीक है, अल्फा मतलब नंबर भी उसमें यूज है, सॉरी डिजिट भी यूज है, और न्यूमेरिक मतलब उसमें नंबर भी यूज है। तो ये 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, और कहाँ असाइन किया जाएगा, हर 4 बाई 4 मीटर की ग्रिड को किया जाएगा। तो इंडिया में जितनी प्रॉपर्टी है, जितने घर हैं, ठीक है, चाहे वो सिटी में हो चाहे गांव में हो, हर एक को अब एक इंडिविजुअल अल्फा न्यूमेरिक कोड अलॉट हो जाएगा, उसी को डिजिपिन बोलते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि भाई आपकी कोई डिलीवरी आनी है, ठीक है, कोई कैजुअलिटी चल रही है, या फिर मान लो कि कोई फायर इंसिडेंट हो गया, तो एग्जैक्टली मतलब वो किसी ने बस वो पिन को कहीं टाइप किया, वो पिन टाइप करते ही
पिन टाइप करते ही आपके एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच जाएगा वो, ठीक है, ऑनलाइन रहेगा वो पिन। जैसे ही वो पिन टाइप किया तो एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पहुंचेगा वो। तो यही है डिजी पिन। किसने लॉन्च किया इसको? इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, डिजिटल पिन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करके जाना। पॉलिसी डॉक्यूमेंट और ध्रुवा रिलीज। अब ये देखो, ध्रुवा जो है ना, ये वही है एक्चुअली, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया, ये ऊपर है। ये जो पॉलिसी जो ध्रुवा, ये इसी की बात कर रहा है, डिजी पिन की ही बात कर रहा है। इतनी बात, बस बात आप जानो, और इसमें कुछ जानने लायक नहीं है। डिजी पिन की ही बात कर रहा है ध्रुवा। ओके, कि इंडिया में हर एक घर को इस टाइप से, हर एक लोकेशन को इस टाइप से हम लोग प्रोवाइड करा देंगे डिजी पिन। नेक्स्ट देखो, इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी सीज शार्प डिक्लाइन, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रही है कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो काफी शार्पली डिक्लाइन करी, मतलब काफी स्पीड से डिक्लाइन करी है पिछले कुछ सालों में। ये डेटा कब से कब तक का ऑब्जर्वेशन देखो, 2011-12 से 2022-23 के बीच का ऑब्जर्वेशन है। एक बात ये ध्यान दो कि इसने क्या बोला, इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो फॉल करी कितने, अब 5.3% रह गए इंडिया में 2022-23 में। अगर देखो, और पहले कितने थे 2011-12 में, कितने थे? 27% एक्सट्रीमली पुअर थे, अब सिर्फ 5.3% रह गए। दूसरी बात ये कह रहा है, पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी में से इस पीरियड में कितने लोग निकाले गए? 171 मिलियन अप्रोक्सीमेटली लोगों को निकाला गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी में से बाहर। ये दो फैक्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में भी यूज कर सकते हो इनको, प्री के लिए डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं ये चीज, ठीक है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी के डेफिनेशन भी इन्होंने एक्चुअली वो करा था, अब अपग्रेड किया था जब ये कैलकुलेट कर रहे थे ना ये सब चीजें, तो इन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन भी अपग्रेड की थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो एक दिन में $3 से कम पैसा कमा रहे, ठीक है, उन्हीं को एक्सट्रीम पुअर बोला गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सेबी चेक, सेबी चेक, ये सेबी नाम में ही है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये शेयर मार्केट और इन सबको, जितनी चीजें इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है, तो वो सेबी होती है। तो सेबी ने एक सेबी चेक लेके आया। अब आपसे वो एग्जैक्टली ये तो पूछेंगे सेबी चेक किसने लॉन्च किया है वो नाम में ही है, तो वो आपसे ये पूछेंगे कि किस लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका देखो पर्पस सिंपल समझो, इस समय बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चल रहे हैं इंटरमीडिएट शेयर मार्केट में। जैसे आप क्या होता है, आप एनएससी बीएससी से शेयर खरीदते हो, ठीक है, आप इंडिविजुअल हो जो शेयर खरीदना चाह रहा है, और आपको एनएससी बीएससी से खरीदना, तो बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे जीरोधा वगैरह जो प्लेटफॉर्म है ना, जीरोधा का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, एंजल वन, ये सब लोग क्या है, ये लोग आपके इंटरमीडिएट्स हैं। ये एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सचेंज से, आपको एक्सचेंज से शेयर लेने में, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। अभी क्या चल रहा है कि ये जो सेबी चेक आया, अब इसने ये कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, भाई आप ये चीज कर दिया और पता चला आपका पैसा लेके भाग गए, ठीक। इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए अब से क्या होगा, जितने भी इंटरमीडिएट्स होंगी उनकी भी यूपीआई आईडी, उनकी भी जो यूपीआई आईडी होगी उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा पहले। उनकी जो, जैसे सबकी आप पेमेंट करते हो तो आपकी एक यूपीआई आईडी है, ऑनलाइन पेमेंट जब करते हो फोन पे अगर आप करोगे तो आपकी यूपीआई आईडी है, तो उसी तरीके से इनका भी एक यूपीआई आईडी होगा जिसको पहले ऑथेंटिकेट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई अब से फ्रॉड नहीं हो पाएगा। इतनी सिंपल सी बात आप समझ लो, यही है सेबी चेक का काम। ये इंटरमीडिएट्स की आईडी को, यूपीआई आईडी को वैलिडेट कर रहा है। फर्स्ट निवेशक शिविर लॉन्च, पहला निवेशक शिविर लॉन्च किया गया। किसने, क्या है ये? इन्वेस्टर एम्पावरमेंट का काम। देखो अब इसका पहले मतलब समझो, ये है क्या चीज। निवेशक शिविर का जो काम है वो एक्चुअली ये है कि इंडिया में आप देखोगे कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है, मान लो उसने शेयर खरीदा था, अब उसकी अनटाइमली डेथ हो गई, अब पता चला कि उसके जो बच्चे हैं या जिनको वो शेयर के पैसे मिलने चाहिए थे, उनको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, उनको पता भी नहीं। कई बार ऐसा हो उनको पता भी नहीं होगा, और कई बार ऐसा होगा कि पता तो होगा लेकिन प्रोसेस इतना टफ है कि वो उसको ले ही नहीं पा रहे हैं वापस, क्योंकि भाई कई सारे पिन होते हैं, पासवर्ड होते हैं। इन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए ये लेके आए, ताकि टू हेल्प रीक्लेम अनक्लेम डिविडेंड्स एंड शेयर विद ईज, यही काम करने के लिए ये बनाया गया, ये लॉन्च किया गया। शिविर मतलब क्या होता है? कैंप होता है ना। ये कैंप में पहले देखो, सबसे पहले कहाँ पे है ये? पुणे में। पहले बार ये कैंप कहाँ पे लगाया गया? पुणे में। और बाद में क्या होगा? पूरे नेशन वाइड हर जगह पे लगाया जाएगा। किसने लॉन्च किया? IEPFA, ठीक है, एंड सेबी ज्वाइंटली, दो बॉडीज ने मिलकर इसको किया है। इसमें सिंपल सी बात यही है जो मैंने आपको भी बताया, जो भी इन्वेस्टर हैं, अगर उनका भाई कुछ पैसा शेयर मार्केट और उसमें डिविडेंड वगैरह में ऐसा हुआ कि उनके वो एक्सपायर कर गए, उनके बच्चे हैं, उन तक बेनिफिशियरीज हैं, उनको नहीं ट्रांसफर हो पा रहा है, तो बस इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करना है, ताकि जो अनक्लेम्ड शेयर्स हैं वो सही पर्सन तक जा सकें। इतना काम है इसका। ओके, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आ सकते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे इनॉग्रेटेड। यूपी एक्सप्रेसवे का हब बन चुका है पूरे इंडिया में, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज हैं। अब देखो यहाँ पे सारे एक्सप्रेसवेज आपको ठीक से दिखाए गए हैं, इनको एक बार आप देखो जरूर। ये देखो,
एक तरीके से पूरा जाल बिछ रहा है और जाल बिछने के बाद एक दूसरे को कनेक्ट भी किया जा रहा है। तो यही एक तरीका है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को के तहत गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया है। ये देखो यहाँ पे गोरखपुर है, ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम यही था कि गोरखपुर को भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जा सके, ताकि गोरखपुर से इसके बीच में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाए। ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये देखो कहाँ से चल रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये आपका, ठीक है, ये आया यहाँ तक। ठीक, पहले आप यहाँ से देखो, यहाँ थोड़ा और ऊपर से जाके देखो, ये यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे देखो आपका ये नोएडा से होते 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 आगरा तक आया, आगरा से फिर आपका चालू हो गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये देखो सब कनेक्टेड है, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू हो गया। ठीक, ये देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और फिर ये यूपी बिहार बॉर्डर में होते होते फिर अब यहाँ से बिहार चालू हो जाएगा। आगे देखो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी वो है कि अब इसी को एक्सटेंड करते हुए बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल तक ले जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में फिर यहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये भी एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे भी लोगों को। एक एक्सप्रेसवे देखो ये आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ये देखो काफी डिस्टेंस कवर करेगा, दिल्ली से लेके दिल्ली से मेरठ एक एक्सप्रेसवे, फिर मेरठ से चालू होगा आपका ये एक्सप्रेसवे होते 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 यहाँ जा रहा है प्रयागराज तक। ठीक, प्रयागराज तक ये है आपका मेरठ से प्रयागराज वाला एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज वाला एक्सप्रेसवे ये है, और ये रहा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक, यहाँ से चालू हो रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये सब ओवर टाइम आप देखना और भी कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे, ताकि मतलब एक तरीके से पूरी ग्रिड बन जाए और सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब इन एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाए। ओके, अब स्पेसिफिकली आते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। इसको इनॉग्रेट किसने किया? सीएम योगी ने किया। कहाँ से किया? आजमगढ़ से किया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब बातें। इसकी लेंथ कितनी है? 91 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन क्यों ज़्यादा नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना, इसका मेन एम तो ये था पूर्वांचल से कनेक्ट करना था एक्सप्रेसवे से उसको। स्टार्ट और एंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कहाँ से होगा? गोरखपुर से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो दिमाग लगाते तो भी समझ में आ जाता। एंड कहाँ होगा? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं पे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पास होगा ये बहुत अच्छे से करके जाना। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, यहाँ से पास होंगे। और 4 लेन का है ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, जिसको बाद में 6 लेन में भी एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, आसपास जगह छोड़ी गई है एक्सपेंड करने के लिए। ओके, तो ये है पूरी कहानी। इंडिया फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या था? देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू करी थी ये SEZ बनाना। इसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारे जो भी यहाँ पे यूनिट्स लगेंगी उनका मेन पर्पज एक्चुअली एक्सपोर्ट का होगा। यहाँ पे बनाओ, इंडिया में बनाओ, एक्सपोर्ट करो उसको। ठीक है, लेकिन कुछ इसको स्कीम के अंतर्गत उनको इंडिया में भी वो करने को, अपना सामान बेचने को अलाउ था, लेकिन फिर उसमें उनको रिबेट और जो बहुत सारे टैक्सेस में रिबेट वगैरह मिलते थे ना। SEZ में एक्चुअली क्या होता है, इन कंपनीज को बहुत सारे रिबेट मिलते हैं। ठीक है, कुछ टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, कम टैक्स लगते हैं कई चीज़ों पे, तो ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक, तो लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हो तब तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप वही सामान यहाँ SEZ बना के इंडिया में बेच रहे हो तो कई सारी वो सुविधाएं नहीं मिलती थी। ठीक, तो अब ये देखो, इंडिया फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहला बन रहा है। AI मतलब यहाँ पे SEZ में मेन काम क्या होगा? AI से रिलेटेड जो भी होगा ना, AI से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी काम होगा वो यहाँ पे इस वाले SEZ में होगा। जितनी कंपनीज AI पे काम कर रही होंगी वो सब होंगी यहाँ पे। तो ये कहाँ पे बनेगा? नवा रायपुर छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टैब्लिश होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्लिपकार्ट सिक्योर्स NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। देखो, आपको पता होगा कि एक होते हैं बैंक, एक होते हैं NBFC। कुछ NBFC ऐसे होते हैं, NBFC एक्चुअली बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ NBFC ऐसे होते हैं जो लेंडिंग वेंडिंग का भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे बैंक का काम क्या है? डिपॉजिट लेता है आपसे, लेंड करता है। ठीक है, फिर पेंशन, इंश्योरेंस सब में भी आता है। कुछ NBFC होंगे जो कि सिर्फ लेंडिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, लेंडिंग का काम करते हैं, छोटा मोटा पैसा इधर उधर किसी को देना है तो वो करते हैं, लेकिन वो डिपॉजिट वगैरह नहीं ले सकते। अभी क्या हुआ है, फ्लिपकार्ट पहली ऐसी लार्ज ई कॉमर्स फर्म इंडिया में बन गई है जिसको कि NBFC लाइसेंस मिला है। अब लाइसेंस मिलने के बाद फ्लिपकार्ट क्या कर सकती है? वो डायरेक्टली लोगों को पैसा दे सकती है उधार पे, यूजर्स एंड सेलर्स को पैसा दे सकती है उधार पे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब ई कॉमर्स क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म में लिखा है, आप समझ जाओगे देख के उसको। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया स्टॉप्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स टू जापान। ठीक है, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट। देखो, रेयर अर्थ क्या था? ये ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर मेटालिक एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं।
एक्चुअली इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, डिफेंस में यूज़ होते हैं, ठीक है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में यूज़ होते हैं, इन सब में इनका यूज़ ज़्यादा। और क्योंकि ये रेयर अर्थ नाम में ये कि क्वांटिटी इनकी बहुत कम है पूरे अर्थ में, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये इन जगह पे यूज़ भी हो रहे हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। एग्जाम्पल कुछ आपको दिया है, नियोडिमियम, लैंथेनम, सीरियम, बड़े टफ टफ नाम है यार। ग्लोबल लीडर, इसमें सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कौन प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग करता है, इसमें चाइना करता है। इंडिया 5th लार्जेस्ट है, ठीक है। इतनी डेटा आपको आपके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो न्यूज़ पे आते हैं, इंडिया स्टॉप्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट टू जापान। इंडिया ने एक्चुअली एक ये 13 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था जापान में, जिसमें ये था कि हम भाई जापान को रेयर अर्थ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया ने बोला कि हम ये नहीं कर सकते, हम इस एग्रीमेंट को सस्पेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि चाइना ने एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है रेयर अर्थ के, मतलब कि चाइना अपने यहाँ से अब किसी और को एक्सपोर्ट करेगा नहीं। तो ठीक है, इस वजह से क्या हो रही है कि एक तरीके से मार्केट में शॉर्टेज हो रही है रेयर अर्थ की। और इंडिया को भी अपनी, अब जब मार्केट में शॉर्टेज हो रही है तो इंडिया की जो डोमेस्टिक फर्म है उनको भी रेयर अर्थ चाहिए है ना, जो इस पे काम कर रही है रेयर अर्थ जहाँ पे यूज होता है, उन फील्ड में जो काम कर रही है, जो डिफेंस में काम कर रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रही है जहाँ पे रेयर अर्थ यूज होता है, तो उनको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ना, उसको जापान वाला कम करना पड़ेगा, तभी तो अपने डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको सप्लाई कर पाएगा, ठीक। इसीलिए इंडिया ने ये चीज करी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन ऑन जूट इम्पोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। देखो जूट आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वो थोड़ा ध्यान करो। जो बोरियां होती है ना, बोरी, वो पुरानी वाली बोरी जो भूरे कलर की होती हैं, वो सब जूट की बनी होती हैं, ठीक। तो जूट का मेन एक्चुअली काम क्या है, सॉरी जूट का काम नहीं, यहाँ पे एक्चुअली सीन ये है कि इंडिया बांग्लादेश दोनों जगह पे जूट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होता है जूट का, और उसके बाद बांग्लादेश में लोअर गंजेटिक प्लेन जो है ना, वहां पे जूट बहुत उगाया जाता है। अब बात ये आती है कि इंडिया में भी, इसमें भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? वेस्ट बंगाल है। बांग्लादेश के बगल है, ऐसे याद कर लो। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर इंडिया में। अगर स्टेट पूछेगा तो वेस्ट बंगाल, कंट्री पूछेगा पूरे वर्ल्ड में तो इंडिया है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने भी आपत्ति ये जताई है कि जो बांग्लादेश है, वो वहां पे जो जूट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा सब्सिडाइज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट उसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, ठीक है। उस वजह से क्या हो रहा है, वो बहुत सस्ता हो रहा है। अब वो इतना सस्ता हो रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, जो इंडिया में जो डोमेस्टिक जो जूट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा ना, अगर बाहर से इतना सस्ता जूट आएगा इंडिया में। तो इसलिए इंडिया ने बोला कि ठीक है, अब हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपके यहाँ से जूट नहीं आ सकता, सिर्फ एक जगह से आएगा। अगर आपको इंडिया में जूट इंपोर्ट करना है, ठीक है, आपको मतलब उधर से एक्सपोर्ट करना है इंडिया में, तो सिर्फ एक रूट से आ सकता है, वो है नवसेवा पोर्ट मुंबई से। घूम के आओ आप, ठीक है। ये है, अगर आप चाहते तो ऐसे आ सकते थे सीधे, बांग्लादेश यहाँ है ना, लेकिन आप जब ऐसे घूम के आओगे ना यहाँ से, तो ऑब्वियस बात है आपका जूट महंगा हो जाएगा। तो इंडिया ने ये दिमाग लगाया है। ओके, तो इस तरीके से ये चीज काम करेगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र लॉन्चेस जियो टैग्ड यूनिक आईडी सिस्टम फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक आईडी, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे ना यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होंगे भाई, कहीं पे रोड बन रही है, ठीक है, कुछ आपका ये वेयर हाउस बन रहा है, ठीक। तो अब हर एक का क्या होगा, एक उनको यूनिक आईडी दी जाएगी, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की यूनिक आईडी होगी, ठीक है, यहाँ बनने वाला तो इसकी आईडी ये है। अब इसका फायदा ये है कि भाई उसमें कुछ घपला नहीं होगा। अब एक पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और मल्टीपल एजेंसी से उसको क्लियरेंस चाहिए, तो अब सारी एजेंसीज को पता रहेगा, अच्छा ठीक है, उसको ज्यादा क्लियरेंस मिला कि नहीं मिला, ठीक है, किस स्टेज में चल रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें ट्रैक हो सकती है वहां से। तो बस यही चीज है। वर्ल्ड बैंक रिटेन्स इंडिया जीडीपी, एक मिनट यार ऊपर चला गया, वर्ल्ड बैंक रिटेन्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 6.3%। इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी बोली वर्ल्ड बैंक ने? 6.3। अभी भी इसने बोला कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, शाइनिंग स्टार है समय इंडिया। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट देखो, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा फाल्कन 2000 जेट्स टू बी असेंबल्ड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज देखो, जो फाल्कन 2000 है, वो कौन बनाती है? वो बनाती है फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन, डसॉल्ट बोलते हैं इसको, वैसे डसॉ बोलते हैं मैंने। तो जो फ्रांस की जो कंपनी डसॉ एविएशन ये बनाती है। डसॉ राफेल भी बनाती है एक्चुअली, लेकिन राफेल क्या है? राफेल फाइटर जेट है ना। यहाँ किसकी बात चल रही है? यहाँ बात चल रही है बिजनेस जेट की। जो ये फाल्कन 2000 जेट्स है ना, ये बिजनेस जेट है। बिजनेस जेट मतलब कैसे? जैसे एयरबस बनाती है, ठीक है, बोइंग बनाती है, ये सब क्या है, कॉमर्शियल यूज के लिए हो रही है ना, बिजनेस जेट है, वो सब होता है।
तो वैसे ही ये फाल्कन 2000 बिजनेस जेट बनाती है। फाल्कन 2000 एक बिजनेस जेट है जो डसॉ बनाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इंडिया ने एक डील साइन करी जिसके अंतर्गत क्या है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन कंपनी और फ्रांस की डसॉ, ये दोनों मिल के इसका प्रोडक्शन असेंबल करेंगे फाल्कन 2000 को इंडिया में। कहाँ पे करेंगे? नागपुर में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस यही समझ लो, अभी आपको समझाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि ये जो फाल्कन 2000 बिजनेस जेट है ये फ्रांस के बाहर कहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे, पहली बार ऐसा होगा। और दूसरी बात ये कि अब इसी के साथ साथ इंडिया 5वीं कंट्री पूरे वर्ल्ड की बन जाएगी जहां पे बिजनेस जेट बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। 5वीं कंट्री होगी पूरे वर्ल्ड में इंडिया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये, ऐसा दिखता है, देख लो आप। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल पावर जनरेशन ग्रोथ, ठीक है। ये ग्लोबल जनरेशन ग्रोथ की बात कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल पावर जनरेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा है कि 2019 से 24 के बीच में, आईईए की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है कि 2019 से 24 के बीच में ग्लोबली सबसे ज्यादा पावर जनरेशन में ग्रोथ कहां देखा गया, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर जनरेशन में ग्रोथ कहां देखा गया, इसकी बात है। तो उसमें चाइना में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, फिर यूएसए में देखा गया, फिर इंडिया में देखा गया, ठीक है। इतनी बात है इंपॉर्टेंट, ये ग्रोथ की बात है ये। नेक्स्ट देखो, इंडिया फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट टू गिना। गिना एक कंट्री है, वहां पे इंडिया ने पहली बार, गिना में पहली बार इंडिया से एक लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया है, जो कि कहाँ पे बना है? बिहार में बना है। लोकोमोटिव क्या होता है? ट्रेन का इंजन। ये देखो, इसमें देखो मोदी जी हैं, मोदी जी ने इसको बोला है कि हाँ ठीक हम करेंगे, और ये रहा ट्रेन का इंजन। तो पहली बार इंडिया ट्रेन का इंजन जो होता है वो एक्सपोर्ट किसको करेगा? गिना को करेगा। कहाँ से? ये कहाँ बने हुए हैं? ये बिहार में बने हुए हैं। इतनी बात है इसमें इंपॉर्टेंट। एनपीसीआई लॉन्चेस नाच 3.0। नाच 3.0 भी एनपीसीआई लॉन्च किया। तो नाच आपको पता मुझे क्या होता है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। पहली बात तो फुल फॉर्म भी जान लो इसका, पूछ सकते हैं आप सीधे, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये एनपीसीआई इसको लॉन्च करती है, एनपीसीआई के अंदर ये आता है, ठीक है। अब देखो नाच का एक्चुअली काम क्या है? नाच का काम ये होता है कि बल्क ट्रांजैक्शन, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि बल्क ट्रांजैक्शन में यूज होता है। कैसे? जैसे सैलरीज होती हैं, ठीक है। अब एक गवर्नमेंट को कई लोगों को एक साथ पैसे बांटने होंगे ना, ठीक, तो अब वो सबको एक एक करके तो बांटेगी नहीं, तो इस टाइप का ये नाच यूज होता है वहां पे। ऐसी पेंशन है कई लोगों को देना है, सब्सिडीज है कई लोगों को देना है। एलपीजी सब्सिडी क्या होती है भाई? सबके अकाउंट में आता है ना। तो यहाँ पे बल्क अमाउंट में कई जगह पे आ रहा है। तो इसी ऐसी जगह पे जब बल्क में चीजें ऐसी होती हैं कि एक सेंडर से कई जगह बल्क में चीजों को लोगों को देना है, तो वहां पे नाच का यूज करती है एनपीसीआई, ठीक है। तो ये होता है नाच। एनपीसीआई के बारे में थोड़ा जान लो कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप बाय आरबीआई एंड आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जितनी इंडिया में होती है उन सबको ओवरसी करती है ये। यूपीआई इन्होंने लॉन्च किया था, रुपे इन्होंने लॉन्च किया था, आईएमपीएस, नाच, भीम, ये सब एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। इसलिए आपको ये थोड़ा एक बार देख लेना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश लीड्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट वाया जेम। जेम पोर्टल जो है इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये होता है जेम, ठीक। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्चुअली ऐसा है कि भाई किसी भी गवर्नमेंट विभाग को जब कोई चीज खरीदनी होती है ना, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वहां पे बोलता है कि भैया हमको ये चीज चाहिए। अब जो वेंडर होंगे बताएंगे ठीक है हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बेस्ट वेंडर होगा वो उनसे जेम पोर्टल के थ्रू खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल, मान लो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंप्यूटर चाहिए, तो वो क्या करेगा? जेम पोर्टल पे जाके बोलेगा कि भैया हमें कंप्यूटर चाहिए। फिर जितने वेंडर होंगे, जो वेरीफाइड किए हुए वेंडर होंगे, वो लोग बोलेंगे ठीक है हम इतने में प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इतने में कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो वहां से चूज कर लेगा जो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब जेम पोर्टल के थ्रू होता है, ओके। इसमें क्या हुआ? उत्तर प्रदेश लीड्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट वाया जेम, ठीक। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, वन लाइनर पे आ जाते हैं। इंडिया फर्स्ट एनबीएफसी इन मैरीटाइम सेक्टर कौन सी बनी है? सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कुछ समझाने को नहीं, इतना देख लो। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्चेस $10 बिलियन प्लान फॉर अर्बन डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है। एक बार देख लो। रशिया ने अभी क्या बोला? रशिया ईरान की भी न्यूक्लियर डील हुई है, जिसमें रशिया ने क्या बोला कि हम लोग 8 सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान में बनाएंगे, सिविलियन वाले हैं, ठीक है। ये रशिया ने बोला ईरान बनाने के लिए। डीएफसीसी बैंक एक श्रीलंका का बैंक है, जिसने क्या किया है? ये पहली फॉरेन कंपनी बन गई है जिसने अपने ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। कहाँ पे? एनएससी आईएक्स गिफ्ट सिटी में जो है वहां पे इसने लिस्ट किया अपने ग्रीन बॉन्ड। इंडिया यूक्रेन एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, ये सब बस थोड़ा ऐसे देख लेना, एक एक बार देख लेना। हेल्ड फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, एक बार देख लो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मैंने थोड़ा अंडरलाइन किया ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है। टीवीएस मोटर एंट्री इन इंडोनेशिया, जो टीवीएस मोटर इंडियन कंपनी है वो इंडोनेशियन मार्केट में पहली बार अपना iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाल रही है, ठीक है, iQube। ये थोड़ा देखना ढंग से,
टीवीएस मोटर ने iQube निकाला, कहाँ निकाला, कहाँ पे लॉन्च किया, इंडोनेशिया में लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, बजाज अलायंस स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ प्लान। हाँ ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट है। बजाज अलायंस जो है ना, इंश्योरेंस कंपनी जो है, उसने क्या स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ प्लान बनाया कि हर एक स्टेट के हिसाब से जो उनका डिजीज बर्डन होगा ना हर एक स्टेट का, भाई कई जो जैसे ट्राइबल स्टेट होते हैं ना, वहाँ पर सिकल सेल एनीमिया ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कहीं पे किसी स्टेट में कोई बीमारी ज़्यादा होगी, तो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस उसके हिसाब से बनाया है। हर एक स्टेट के जो डिजीज बर्डन है या डिजीज प्रोफाइल है उसके हिसाब से उन्होंने बनाया है। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय कंपनसेशन, 1 करोड़ का कंपनसेशन है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला है। टाटा ग्रुप ब्रांड माइक, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये टाटा ग्रुप जो है इंडिया फर्स्ट $30 बिलियन ब्रांड बन चुका है। पहली ऐसा ब्रांड है जो $30 बिलियन जिसका ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। IMF ऑन इंडियाज यूपीआई, IMF जो है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने क्या किया अभी काफ़ी सराहना करी इंडिया की यूपीआई को। तो बस इतना जान लो कि डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी अच्छा योगदान है यूपीआई का। इकोर यात्रा ऐप, ये इंपॉर्टेंट, इकोर यात्रा ऐप एक ऐप अभी लॉन्च किया था जो पूरी रथ यात्रा चल रही थी ना उसको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, ये क्या था। ई रूपी CBDC न्यूज में रहता है अक्सर, तो ये इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है, ठीक है, ई रूपी उसका नाम है, और CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं, और RBI ने लॉन्च करी थी 2022 में, तो इंडिया की ऑफिशियली डिजिटल करेंसी है। फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ रोज सेंटेड लीची, रोज सेंटेड लीची इंडिया से पहली बार कतर को एक्सपोर्ट हुए हैं, पठानकोट से करा, ठीक है, एक बार देख लो। प्राडा लग्जरी ब्रांड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चल रहा था न्यूज में। एक्चुअली इन्होंने भी क्या किया था, प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नाम की एक चीज होती है, आपको पता ही होगा, जो मेंस की तैयारी करते हैं। प्राडा के अगेंस्ट अभी बहुत ज्यादा इशू हुआ था क्योंकि इन्होंने एक फुटवियर का डिजाइन, मतलब जो चप्पलें होती हैं, एक उन्होंने लॉन्च किया था जो कि ऑलमोस्ट कोल्हापुरी चप्पल की तरह दिख रही थी, और उन्होंने एक बार भी कहीं मेंशन नहीं किया कि ये हमारा कहीं से मोटिवेटेड है कोल्हापुरी चप्पल से, ठीक है। तो एक तरीके से उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उस जो रीजन है, जो जो जोग्राफिकल इंडिकेटर मान लो उसका, जो भी मान लो, तो उस चीज को ये वायलेट कर रहा था। तो इस पर काफी ज्यादा बैकलैश हुआ था प्राडा के अगेंस्ट कि आप मतलब ऐसे कैसे कर रहे हो। तो फाइनली उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया। इंडिया डेटा इंपेरेटिव रिपोर्ट, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाली है, तो बस इतना ही जान लो। रक्षक प्लस स्कीम, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये PNB ने लॉन्च किया था रक्षक प्लस स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो यूनिफॉर्म पर्सनल मतलब आर्मी, CAPF, ये जितने होते हैं जो और ये पुलिस फोर्सेज जो होती हैं, ठीक है, ये यूनिफॉर्म पर्सनल कहलाती हैं। उनको उनकी फैमिली में अगर जैसे किसी को लॉस हो रहा है या इंजरी हो जा रही है, तो उस केस में ये लोग फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उनको। तो ये है रक्षक प्लस स्कीम, PNB ने लॉन्च करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, यहाँ तक इसको वाइंड अप करते हैं। अब आप लोगों में से जिसने, आप बाकी आगे देखेंगे अगले पार्ट में, आप लोगों ने जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल भी और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो। और ये PDF अगर आपको फ्री में, इस पर MCQ क्वेश्चन भी बने हुए, आप लोग जाके वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।